हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपना टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 3। तो इससे पहले हम आमाशय तक अध्ययन कर लिया था। अब इसके बाद में देखते हैं छोटी आंत। तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडिनम जो भाग, आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है? ड्यूडिनम कहा जाता है। इसका आगे वाला भाग क्या कहलाता है? ड्यूडिनम कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्यूडिनम। अब यहाँ पर एक वोल्व पाया जाता है, इसे कहा जाता है पाइलोरिक वोल्व। पाइलोरिक वोल्व। अब वोल्व का क्या काम होता है? वोल्व का काम होता है उल्टे प्रवाह को रोकना। मतलब कि यदि आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश कर गया तो वो छोटी आंत से फिर से वह आमाशय में नहीं जा सकता। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर एक पाइलोरिक वोल्व पाया जाता है और वोल्व का काम होता है उल्टे प्रवाह को रोकना। ठीक है। और इसका आगे वाला भाग क्या कहलाता है? ड्यूडिनम कहलाता है। दूसरा भाग है इसका जेजुनम और तीसरा भाग है इलियम। इलियम इसका सबसे बड़ा भाग होता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इलियम। और बड़ी आंत की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग होती है 6 से 7 मीटर के आसपास। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर के आसपास, या लगभग फिट में देखें तो 21 फीट के आसपास, 21 फीट के लगभग होती है। ठीक है, 21 फीट के लगभग छोटी आंत की लंबाई होती है। अब जेजुनम और इलियम की दीवारों से ब्रूनर ग्रंथियां, लीवर कोन की दरारें और अन्य ग्रंथियों का स्त्रवण होता है। अब लीवर कोन की दीवारों से, मतलब इन्हीं छोटी आंत की दीवारों से आंतरीय रस का स्त्रवण होता है और इसी कारण से यहाँ पर सर्वाधिक, छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। अब पाचन सर्वाधिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें छोटी आंत में आमाशय से जो भोजन आता है उसे क्या कहा जाता है? आमाशय में जो भोजन, पचा हुआ भोजन जो छोटी आंत में आता है उसे काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है। जो आमाशय से जो काइम आएगा छोटी आंत में, उसमें यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? यकृत ग्रंथि। और यकृत ग्रंथि से कौन सा? यकृत ग्रंथि। और यहां से एक पाया जाता है पित्ताशय। अब पित्ताशय से एक रस निकलता है पित्तरस। कौन सा रस निकलता है? पित्तरस या बाइल जूस कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस। और जो छोटी आंत की आंतरिक दीवारें होती हैं, छोटी आंत की दीवारों से कौन सा रस निकलता है? आंतरीय रस का स्त्रवण होता है। तो इस कारण से छोटी आंत में सर्वाधिक पाचन होता है। अब पित्तरस की बात करें तो, बाइल जूस की बात करें तो ये यकृत में संश्लेषित होता है। कहाँ पर होता है ये संश्लेषण? इसका निर्माण तो कहाँ पर होता है? पित्तरस का यकृत में होता है। और इसका संग्रहण या भंडारण की बात करें तो भंडारण कहाँ होता है? संग्रहित कहाँ होता है? ये पित्ताशय में संग्रहित होता है। ठीक है, तो पित्ताशय में ये संग्रहित होता है पित्तरस। अग्नाशय रस, तो अग्नाशय रस का स्त्रवण कहाँ से होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से। और आंतरीय रस कहाँ से स्रावित होता है? तो छोटी आंत की, मतलब आंतरिक दीवारों से स्रावित होता है। छोटी आंत में जो रसांकुर पाए जाते हैं, इन रसांकुरों का जो ये उभार होते हैं, ये उंगलीनुमा जो उभार दिख रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? रसांकुर या बिली कहा जाता है। जो छोटी आंत की आंतरिक दीवारों पर पाए जाने वाले उंगलीनुमा उभारों को क्या कहा जाता है? रसांकुर कहा जाता है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने, ये जो रसांकुर होते हैं ये छोटी आंत का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया अधिक हो सके, पाचन की प्रक्रिया अधिक अच्छी तरह से हो सके। और अतः भोजन का अवशोषण भी इन्हीं के द्वारा होता है। यहाँ पर ये जो भोजन का अवशोषण होता है इन्हीं के द्वारा अधिक छोटी आंत में ही होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पित्तरस के बारे में, बाइल जूस के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं पित्तरस के बारे में, बाइल जूस। तो पित्तरस का निर्माण तो कहाँ होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है। और किन कोशिकाओं से होता है? हिप्पोसाइट कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। किन कोशिकाओं से? हिप्पोसाइट कोशिकाओं से। यह हल्के पीले रंग का होता है। इसकी पीएच लगभग 8.4 से 8.6 के मध्य होती है। तो पित्तरस का निर्माण तो कहाँ हुआ? यकृत में। कौन सी कोशिकाओं से? हिप्पोसाइट कोशिकाओं से। हल्के पीले रंग का द्रव होता है और इसकी पीएच कितनी हो गई? 8.4 से 8.6 के मध्य। अब पित्तरस के संगठन की बात करें तो पित्तरस में
97% क्या होता है, जल होता है। कितने परसेंट, 97% तो क्या होता है, जल होता है। 3% अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ सोडियम, पोटेशियम और कार्बोनेट्स, इनका पाचन किसके द्वारा होता है, तो पितरस के द्वारा होता है। ठीक है, ये और पित्त लवण, पित्त वर्णक, कोलेस्ट्रॉल, वसी अम्ल, म्यूसिन, इन सभी का पाचन किसके द्वारा होता है, तो पितरस के द्वारा होता है। अब पित्त लवणों में बात करें तो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरकोलेट। अब पित्त लवण ये अर्धपचित भोजन की क्रिया करवाते हैं। अर्धपचित भोजन की क्रिया करवाना इनका काम होता है। अर्धपचित भोजन की क्रिया करवाना। ठीक है, तो पित्त लवण का काम क्या होता है, अर्धपचित भोजन की क्रिया करवाना। लैक्सेटिव क्रिया, कौन सी क्रिया कहा जाता है, लैक्सेटिव क्रिया। अब लैक्सेटिव क्रिया की बात करें, और ये पित्त लवणों का काम क्या होता है, जो पित्ताशय में स्टोन का जमाव हो जाता है, पत्थरी का जमाव हो जाता है, उसको रोकने का काम किसका होता है, तो पित्त लवणों का होता है। जिसमें कौन कौन से लवण आते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरकोलेट। अब इसके बाद में बात करें पित्त वर्णक। पित्त वर्णक कौन सा, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है, इसका हरा होता है। अब जब हम मल त्याग के दौरान जो हमारे मल का रंग निर्धारण होता है वो किस कारण होता है, तो पित्त वर्णक के कारण ही मल का रंग का निर्धारण होता है। ठीक है, अब पित्त वर्णक की बात करें तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब ये आरबीसी के विघटन से कैसे होता है, आरबीसी के तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी के विघटन से। यदि आरबीसी का विघटन जितना ज्यादा होगा, उनकी संख्या, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की संख्या उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। अपन बात करें पीलिया या जॉन्डिस बीमारी में आरबीसी नष्ट होना शुरू हो जाती है, और नष्ट होना शुरू हो जाएगी तो आरबीसी की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। और कमी होगी तो प्लाज्मा में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये किसका पाचन करने में सहायता करता है, कोलेस्ट्रॉल का पाचन करने में भी सहायता करता है, वसीय अम्लों का पाचन करने में भी सहायता करता है, म्यूसिन का पाचन करने में भी सहायता करता है। इसके बाद में देखें अग्नाशय रस या पेनक्रियाज जूस है। तो अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्ण पाचक रस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पाचक एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें एमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च का पाचन करना। एमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च का पाचन करना। लाइपेज या स्ट्रेप्सिन का काम क्या होता है, तो वसा का पाचन करना। लाइपेज या स्ट्रेप्सिन का काम क्या होता है, वसा का पाचन करना। न्यूक्लियेज का काम क्या होता है, न्यूक्लियेज का काम होता है न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करना। क्या होता है, न्यूक्लिक अम्लों का पाचन करना। इसके बाद में ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन और पेप्टाइड्स का पाचन करना। अब इन पेप्टाइड्स का कार्बोक्सी पेप्टाइडेज की सहायता से इन्हें पेप्टाइड्स को किनमें बदला जाता है, बस ये एमिनो अम्लों में बदला जाता है। किनके कारण, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के कारण। और काइमोट्रिप्सिन ये दूध का पाचन करता है। काइमोट्रिप्सिन दूध का पाचन करता है। वैक्स अवस्था में ये दूध का पाचन करने में सहायता करता है। जो केसिन, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन प्रोटीन पाई जाती है, जो केसिन प्रोटीन को पेरा केसिनेट में बदलने का कार्य करता है। अब माँ के दूध में मतलब छोटे बच्चों में दूध का पाचन किस एंजाइम की सहायता से होता है, तो रेनिन एंजाइम की सहायता से। किस एंजाइम की सहायता से, तो रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में दूध का पाचन करता है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं तीसरा रस, आंत्रीय रस। आंत्रीय रस छोटी आंत की आंतरिक दीवारें में लीबर खून की दीवारें एवं बुरनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब बुरनर ग्रंथियां तो तीनों में पाई जाती हैं। कौन कौन से,
मतलब जो पित्तरस, अग्नाशय रस और आंतरिक रस, ये तीनों में तो बुनर ग्रंथियां पाई जाती है, परंतु लीवर को उनकी दरारें ये ड्यूडिनम में ही पाई जाती है। ड्यूडिनम मतलब छोटी आंत के भाग ड्यूडिनम में ही पाई जाती हैं, लीवर कोन की दीवारें। अब आंतरिक रस को पीएच लगभग कितनी होती है, 8.3 होती है। कितनी होती है, लगभग 8.3 होती है। 1200 ml प्रतिदिन में इसका स्त्राव होता है, ठीक है, प्रति डे इसका स्त्राव होता है। और ये कार्बोनेट्स, प्रोटीन और लिपिड, इनकी वसा, इन तीनों का पाचन करने में सहायता करता है। कौन सा, आंतरिक रस। तो कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे सुक्रेज एंजाइम किसका पाचन करता है, तो सुक्रोज शर्करा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, सुक्रोज शर्करा का पाचन करता है। माल्टोज शर्करा का, और ग्लैक्टोज शर्करा का पाचन करता है। अब इसके बाद में देखें तो प्रोटीन का पाचन एंटेरोकाइनेज एंजाइम की सहायता से होता है। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम की सहायता से होता है, जो डाईपेप्टाइड को एमिनो अम्लों में या पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्लों में बदलने का कार्य करता है। इसके बाद में देखिए तो वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है, और वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों में इसका परिवर्तित किया जाता है। अब लगभग पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में पूरी हो जाती है, और जो पूरी होने के दौरान जो बड़ी आंत में भाग जाता है छोटी आंत का, वो पचित भोजन जो जाता है उसे क्या कहा जाता है, कोइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोइल कहा जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत, तो बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, केवल यहाँ क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है। अब जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है वो क्या होता है, इलियम होता है। और बड़ी भाग का प्रथम भाग, ये वाला भाग बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा कहलाता है, सिक्कम कहलाता है। और इलियो और सिक्कम के बीच में एक वोल्व पाया जाता है। इलियम और सिक्कम के बीच में एक वोल्व पाया जाता है, जिसे इलियो सिक्कम वोल्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलियो सिक्कम वोल्व कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा वोल्व पाया जाता है, इलियम और सिक्कम के मध्य कौन सा वोल्व पाया जाता है, तो इलियो सिक्कम वोल्व पाया जाता है। तो बड़ी आंत का पहला भाग कौन सा भाग हो गया, सिक्कम भाग हो गया। सिक्कम भाग पर कर्मी रूप परिशेषिका यानी कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स पाई जाती है, जो मानव शरीर में अवशेषी अंग है। क्या है, मानव शरीर में अवशेषी अंग है। और ये कर्मी फॉर अपेंडिक्स ये गाय भैंसों में सेल्यूलोज का पाचन करने के में सहायता करती है, ठीक है। तो कर्मी रूप परिशेषिका या वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ये सिक्कम भाग पर पाई जाती है, बड़ी आंत के सिक्कम भाग पर पाई जाती है। दूसरा भाग होता है इसका बड़ी आंत का कोलम। दूसरा भाग क्या है, कोलम। और कोलम में कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जैसे इकोलाई जीवाणु, कोलिफॉर्म बैक्टीरिया। इकोलाई जीवाणु का काम क्या होता है, ये विटामिन के व विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिनों का क्या करना होता है, संश्लेषण में सहायता करते हैं। के संश्लेषण में सहायता करता है, तो इकोलाई जीवाणु का काम क्या होता है, कोलम भाग में कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, जिनमें आता है इकोलाई जीवाणु। ये विटामिन के और बी कॉम्प्लेक्स वाले विटामिनों के संश्लेषण में सहायता करता है, ठीक है। तो दूसरा भाग यहाँ से लेकर ये वाला भाग यहाँ तक कौन सा भाग कहलाता है, तो कोलम भाग कहलाता है। बड़ी आंत का कौन सा भाग है, कोलम भाग। तीसरा भाग आता है बड़ी आंत का रेक्टम भाग, ठीक है। तीसरा भाग कौन सा है, ये रेक्टम भाग। और ये गुदा या एनस के द्वारा जो मल होता है वो बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। गुदा या एनस के द्वारा मल का त्याग कर दिया जाता है। आई होप इस पाचन तंत्र के टॉपिक को आप समझे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।